हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक नए और खूबसूरत टॉपिक के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, और वन शॉट में करेंगे हम इसको, है ना। जो कि आपके जो है जो जो 2 तारीख का जो है साइंस का बोर्ड का एग्जाम है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस वीडियो की। और स्टार्ट करते हैं आज का इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट, जो कि क्लास 10th का है ना। तो जल्दी जल्दी हम इस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये किसकी वजह से आती है? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से आती है। यानी अगर चार्जेस किसी भी कंडक्टर में, अगर एक चार्जेस मूव कर रहे होंगे, है ना, और चार्जेस में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या फ्लो होगा? यहाँ से करंट फ्लो होता है। और हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसकी उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो जल्दी जल्दी से चार्जेस क्या होते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। ये तो हम जानते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते होंगे? बताओ बेटा। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, राइट। नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ओके। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? बताना। एक पॉजिटिव और एक दूसरे को नेगेटिव क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये स्केलर क्वांटिटी है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है। इट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमें क्या मिलेगा? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज कंजर्व। यानी अगर मैं कहूँ कि किसी पूरे एक सिस्टम में, है ना, तो अगर मैं कहता हूँ Q1 Q2 और Q3, अगर मैं कहूँ कि पूरे टोटल सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहता है? हमेशा कंजर्व रहता है। ये अभी कोई है ना। अगला क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? क्वांटाइज्ड रहेगा। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब क्या है? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, है ना। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। कि इंटीग्रल मल्टीपल है किसके? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, जितना भी किसी बॉडी पे चार्ज होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कूलम में कितना चार्ज होता है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ किसी तार में से अगर एक कूलम चार्ज रह गया, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए उस पॉइंट से? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं, राइट। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाया जाएगा? करंट कहलाते हैं, राइट। करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कूलम पर सेकंड। इस कूलम पर सेकंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर। इसको मेजर किससे करते हैं? मेजर किससे करा जाता है बताओ? इसको मेजर करते हैं एमीटर से, है ना। एमीटर से करते हैं। सवाल और क्या पूछा जाता है इसमें से? सवाल और ये पूछा जाता है कि बताओ, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? तो यानी इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी किस में कनेक्ट करते हैं हम? कनेक्टेड इन सीरीज, यानी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और ये कैसा डिवाइस है? लो रेजिस्टिव डिवाइस है, हाई रेजिस्टिव डिवाइस है? इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, इसका हाई रेजिस्टेंस। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल, अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा प्लस Q तक लाने के लिए, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? बताओ, उसी को हम क्या कहेंगे? उसका पोटेंशियल बोलेंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। और हम अगर मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आता हूँ, तो जितना भी मुझे वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, यानी क्यू नॉट। भैया क्यू नॉट इज द, है ना, इसको क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे, राइट है। इतना तो हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वर्क इज डन? कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा? मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 बार वोल्ट। मान लो हमारे इस पर क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, है ना, मान लो, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या है? 2 पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी कितना है? 12 वोल्ट, राइट। वी ए माइनस वी बी कितना आ गया? 12 वोल्ट। और कितना कूलम चार्ज है? कितना कूलम चार्ज है? 2 कूलम। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2 कूलम। और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वोल्ट। तो यहाँ से मैं वर्क निकालूंगा, तो मैंने पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, सॉरी, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इज इक्वल्स टू वर्क हमें निकालना है डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज की वैल्यू 2, यानी वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 24 जूल्स। यानी अगर मुझे कितना काम करना पड़ेगा?
अगर मुझे बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए मुझे 24 जूल काम करना पड़ेगा, राइट। चलो एक और ये क्वेश्चन है, अ करंट अ करंट अ करंट 0.5 एम्पियर यानी क्यू की वैल्यू, सॉरी, करंट आई की वैल्यू हमें गिवन है, आई इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन ऑन अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। मान लो एक बल्ब है ऐसे, है ना, इसमें से कितना करंट निकला, मान लो 0.5 एम्पियर यहाँ से करंट निकला है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो टाइम हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, बताओ, है ना, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 60, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 600 सेकेंड्स, राइट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, बोलो क्लियर है। तो आई की वैल्यू 0.5 और चार्ज हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना दिया है 600। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 इंटू 600, सॉरी 600 कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60 इंटू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 इंटू 5 और 5 6 30 यानी 300 कूलम। अगर मैं यहाँ से पूछता, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते, ये भी पूछ सकता है ना। अगर मान लो कोई चार्ज, एक तार है जिसमें कितना चार्ज बह गया, जिसमें कितना चार्ज बह गया यहाँ से, बताओ किसी पॉइंट से कितना चार्ज निकल गया, 300 कूलम। मैं तुमसे कहता कि यार कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, तो मैं जानता हूँ एक इलेक्ट्रॉन्स में, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, तो बताओ 300 कूलम में कितने निकल गए होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6.25 इंटू 3 इंटू 300, सॉरी 300 इंटू 10⁻18। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे, राइट। चलो ये क्या होते हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बात करी जाए, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कैसे होंगे, अगर मैं एक बैटरी जोड़ रहा हूँ तो ऐसे इसको डिनोट करवाऊंगा, दो बैटरी हैं, दो से ज़्यादा बैटरी हैं तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस होता है ना। बल्ब को हम ऐसे करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे करते हैं, प्लग की को ऐसे करते हैं, इस टाइप से हम सर्किट्स में जोड़ते हैं। जैसे मैं इस वाले सर्किट्स को अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो इस वाले सर्किट में आप लोग देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से अगर हम एक सेल को जोड़ें तो ये एक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें पूरी तरीके से क्या होता है, करंट फ्लो करने लग जाता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट मान लो दो तरीके के होते हैं, एक क्लोज सर्किट होता है और एक ओपन सर्किट होता है। क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट बताओ क्या होता था, है ना, याद है ना, क्लोज सर्किट क्या होता था बताओ, क्लोज सर्किट क्या होता था, क्लोज सर्किट होता था जिसमें करंट फ्लो करता हो, जिसमें करंट फ्लो करता हो। और जिसमें करंट, ओपन सर्किट कौन से होते थे, जिसमें कोई करंट फ्लो ना हो, तो है ना, करंट फ्लो नहीं होता है ना, ऐसे को क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट हम बोलते हैं, राइट। चलिए इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, है ना। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। कैसे पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता था I इंटू आर, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। R क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, R क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस। अगली बात क्या थी, हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस जो है V और I को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है ना। अगर तुम R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, है ना। अगर V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, I घटाओगे तो V घटेगा, मतलब रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज नहीं होगा, राइट, डज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कैसे चेंज होगा, या पहली चीज किस बात पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, है ना, लेंथ पर। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो मैं तो, है ना। और डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस और कम होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमने दोनों, जब दोनों रिलेशंस को जब मिलाया तो R इज इक्वल्स टू कितना आया, रो एल अपॉन ए। यहाँ पर ये रो क्या है, यहाँ पर बताओ, इसकी रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, बताई थी हम लोगों ने, कितनी कितनी बताई थी, बताइए, है ना। यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, रो ऑफ ओम इज इक्वल्स टू, सॉरी, रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर होती है, राइट।
चलो अगर मान लो दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हों तो उसको कैसे निकालते हैं, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें करंट सेम होता है। इसमें क्या चीज सेम होती है, करंट। और दूसरी चीज इसमें हमें क्या सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं ना, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। वोल्टेज क्या हो जाते हैं, डिवाइड। और करंट सेम रहता है, हर एक रजिस्टर में करंट सेम रहता है, ये तो हमने पढ़ा है। इसमें क्या होगा, करंट अगर आई गया तो दो पार्ट्स में ऐसे बढ़ जाएगा, I1 और I2। तो इसका मतलब करंट यहाँ पर क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर करंट क्या हो जाता है बताओ, करंट डिवाइड हो जाता है। और वोल्टेज क्या रहते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं। क्लियर है, वोल्टेज यहाँ पर क्या रहते हैं, सेम। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिखा है ना। वन ऑफ द टू वायर्स हैज शोन बिलो विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए बात करता हूँ, फॉर वायर 1 है ना, फॉर वायर 1 के लिए लिखूंगा तो लेंथ कितनी है बताओ, L, और एरिया कितना, A। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो L अपॉन A। सही है। लेकिन अगर मैं इसके लिए फॉर वायर 2 के लिए बात करता हूँ, फॉर वायर 2, अगर मैं वायर 2 के लिए बात करता हूँ तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो L की जगह मैं लिखूंगा L, और A की जगह हम क्या लिखेंगे, A/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 रो L अपॉन A। तो यानी कितने टाइम्स होगा ये, R न्यू जो होगा वो पुराने वाले का कितना होगा, 2R टाइम्स होगा, है ना, 2R टाइम्स होगा। क्लियर है ना, ये तो पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ गिवन, the value of current I flowing through a register of resistance R, for which the corresponding value of potential difference V across the resistor as shown in given। ठीक है, तो इसमें हमें V और I के कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है यहाँ पर, और ये 2 नंबर का आया हुआ है 2018 में, तो इसको हम बिल्कुल देख के जाएंगे, राइट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर एज इन गिवन बिलो। तो V दे रखा है, ये दे रखा है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, ग्राफ हमें प्लॉट करना है। और है तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बताओ, कि जो V और I का जो ग्राफ आता है ना, वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है ये, एक स्ट्रेट लाइन आता है और पासेस थ्रू ऑरिजिन होता है ना। और किससे पास करता है, हमारा ऑरिजिन से पास कर जाता है, राइट, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे हम लोग, इसका ग्राफ कैसा बना देंगे, पासिस थ्रू ऑरिजिन, कुछ इस टाइप से। और इसका मैंने बताया था कि इसका स्लोप हमें क्या देता था बताओ, इसका स्लोप हमें क्या देता था, थीटा इज व्हाट, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस हमें देता है। इसका हमें स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, राइट। स्लोप निकालते कैसे थे बताओ, स्लोप कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा V है और बेस कैसे है, I, है ना। तो स्लोप ही हमें क्या दे देगा, इसका रेजिस्टेंस। तो एक तरीके से V अपॉन I नहीं हो गया। तो बताओ किसी भी पॉइंट पे V कोई सा भी ले लो तुम, 2, और करंट इसमें कितना जा रहा है, 0.4, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और 4 5 जा 20, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 ओम। क्लियर है, तो यहाँ से हम ये वाला आंसर हम पूरा कंप्लीट होता है। While studying the dependence of potential difference V across the register of current I passing through it, in order to determine the resistance of the resistor, a student took 5 readings for different values of current, है ना। रजिस्टर ने इसने कुछ 5 वैल्यूज ली और ग्राफ प्लॉट किया V और I के बीच में। He got the straight line passing through the origin, और उसने कहा कि यार जो भी है ना, तो जो भी ग्राफ आया वो किससे पास कर रहा है, ऑरिजिन से। What does the straight line signify? स्ट्रेट लाइन क्या सिग्निफाई करती है, ये स्ट्रेट लाइन क्या सिग्निफाई करी, तो स्ट्रेट लाइन सिग्निफाई ये करी कि जो करंट में जो चेंज आया, जो करंट में जो चेंज आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाओगे उतना करंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सा है ना। तो एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, कैसे लिखोगे, एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, या कह सकते हो या इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रेट लाइन सिग्निफाइज क्या करना चाह रही है, स्ट्रेट लाइन क्या सिग्निफाई करना चाहता है, स्ट्रेट लाइन signifies that voltage is directly proportional to current flowing through the conductor, है ना, current flowing through the conductor,
ये बात हमें याद रखनी है। इसका मतलब ये, राइट द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर ड्यूरिंग दिस ग्राफ। बताओ मेथड क्या है इसका, कुछ नहीं, v इज इक्वल्स टू, हमें क्या लगाना है, अगर हमें किसी एक पॉइंट पर मुझे v पता करना हो, है ना, तो वी कैन फाइंड, हमें क्या करना, वी कैन फाइंड द करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। अगर मैं किसी पॉइंट पे करंट और वोल्टेज पता लगा लूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई से डिवाइड करके, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, उसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। Two resistance with resistance 5 ohm and 10 ohm respectively are connected to a battery of EMF 6 volt as shown to obtain। अच्छा देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये भी हम इसको ट्राई मारते हैं एक बार। देखिए पॉज करके आप लोग भी ट्राई मारे, मार लिया, चले ठीक। दो रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स ऑफ, देखो दो हमारे पास रेजिस्टर्स है, एक मान लो R1 की वैल्यू 5 ओम है और R2 की वैल्यू 10 ओम है, क्लियर। और वो कितनी बैटरी से कनेक्ट हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हुए हैं। तो हमें मिनिमम करंट फ्लोइंग और मैक्सिमम करंट फ्लोइंग हमें बताना। तो बताओ मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट फ्लोइंग कब होगा, पहला बताओ मिनिमम करंट फ्लोइंग कब होगा, याद रखो मिनिमम करंट फ्लोइंग कब होगा, मिनिमम करंट फ्लोइंग कब होगा बताइए। मिनिमम करंट फ्लोइंग तब होगा जब रेजिस्टेंस किस में जुड़े हों, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन, बताओ, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी पैरेलल, किस में जुड़े होंगे, पैरेलल में होंगे, तभी बहुत कम, सॉरी, मिनिमम करंट कब होगा, जब कनेक्ट किस में हो, ये सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, मिनिमम करंट फ्लो होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो अगर मान लो कि दोनों रेजिस्टेंस हमने क्या किया, 5 वोल्ट और 10 वोल्ट, 5 वोल्ट 5 ओम और 10 ओम, अगर मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ा सीरीज में और इसके एक बैटरी जोड़ दी, कितने की बैटरी जोड़ दी, मान लो 6 वोल्ट की, हमने ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो आर नेट की वैल्यू हमने पता है कि आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 ओम, और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट, है ना। तो इसमें मिनिमम करंट, तो आई मिनिमम कितना होगा, आई मिनिमम कितना होगा, वी बाई आर होगा, ठीक है, डी बाई आर होगा, यानी जिसमें करंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर करंट कम फ्लो करेगा। तो वी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 15, जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से 3 2 6 और 3 5 से 50, यानी आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं मैक्सिमम का निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, आई मैक्स, अगर मुझे आई मैक्स चाहिए, अगर मुझे आई मैक्स चाहिए तो बोथ रजिस्टर को कैसे, बोथ रजिस्टर, अगर मुझे रजिस्टर दोनों को कैसे जोड़ना चाहिए, बोथ रजिस्टर कनेक्टेड इन, कनेक्टेड इन, कनेक्टेड इन पैरेलल, हमें किस में जोड़ना चाहिए बताओ, पैरेलल में। सर ऐसा क्यों किया, पैरेलल में कैसे, आपको कैसे पता चला, बेटा मुझे ऐसे पता चला क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, और हमने जाना है कि यार जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको करंट को फ्लो कराने में उतना ज्यादा तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी तो इसका मतलब क्या होगा, करंट वहां से धीमे धीमे फ्लो करेगा, यानी मिनिमम करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, तो रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस कम करने से करंट का फ्लो तेज हो जाएगा, और जब करंट का फ्लो तेज हो जाएगा तो वहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और जब रेजिस्टेंस कम कहाँ होता है, जब दोनों रेजिस्टर किस में जुड़े हों, पैरेलल में जुड़े हों, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में जोड़ लिया, और जब हमने दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ लिया तो हमने क्या बना, एक नया रेजिस्टेंस, सॉरी, एक नया वोल्टेज हमने बना लिया। तो यानी ये 6 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा, 5 ओम और ये 10 ओम, राइट। चलो मैं एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो उसका डायरेक्ट आर नेट निकालने का तरीका क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हम ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से भी कर लेते हैं। तो आर नेट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, R1 R2, तो यानी 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 550 अपॉन 15, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 10/3, यानी इतना, कितने ओम। अब तुम देखो यहाँ पर 15 ओम है, यहाँ 3 पॉइंट समथिंग है, 3.333, है ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो क्या होगा, तेज होगा।
तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आर, और V की वैल्यू कितनी है, 6 डिवाइडेड बाई 10/3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18/10, यहाँ से कितना आ जाएगा 1.8 एम्पियर। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो करंट 0.4 एम्पियर ही बह रहा है, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है बताइए, 1.8 एम्पियर, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि मिनिमम करंट कैसा कब होगा, मैक्सिमम करंट कब होगा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि मिनिमम करंट तब होता है जब दोनों रजिस्टर्स, ये सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हों, और ये कब होगा, जब पैरेलल में लगे हों, राइट। ये हमें याद रखना है इन सब बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ 1। अगर एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बताओ बेटा, 1 मीटर, राइट। हमारी यहाँ 1 मीटर लेंथ है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एज अ रेजिस्टेंस, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 4 ओम है ना, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। What will be the resistance of another wire of the same material having length L/2? मतलब अब फिर से क्या कर रखा है मैंने, लेंथ L/2 कर दी है। लेंथ अब मैंने लेंथ L/2, पहले लेंथ L थी, अब मैंने क्या कर दिया, L/2 कर दी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, यानी 2a कर दिया है। तो ये तो बहुत इजी हो गया है ना। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, पहले रो एल अपॉन ए था, तो आर न्यू की कितना हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल्स टू रो एल की जगह L/2 कर देंगे, और ए की जगह 2a कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रो एल अपॉन ए बाई 4a। तो यानी कितना आ जाएगा, आर न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, R/4। तो नया वाला रेजिस्टेंस और ज्यादा कम हो गया, यानी अब बताओ जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो तेज करेगा, है ना। तो तुमसे यही पूछा जाता है, बताओ कौन सा केस में करंट का फ्लो तेज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाले केस में, इस वाले सेकंड वाले केस में क्या होगा, करंट का फ्लो तेज होगा, राइट। अगला देखते हैं, इसमें देखो, लेट्स द फैक्टर ऑफ विच रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर कैन मटेरियल डिपेंड। बताओ कौन कौन सी बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो कैसे लिख के आएंगे वहां पे, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला लेंथ, है ना, कैसे लिखेंगे वहां पर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, पहला लेंथ, है ना, लेंथ पर डिपेंड करता है, तो वहां पर लिख के आएंगे यहाँ पर लेंथ, है ना। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, यानी रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, एरिया के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया होता है। तीसरी बात है, और किस बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि भाई नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है हमारा, है ना। चौथी बात किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है ना, इसको थोड़ा तुम डिटेल में थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर की वैल्यू हमें, सॉरी कैपिटल आर हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना, जीरो, अच्छा निकालना है हमें, सॉरी। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.01 सेंटीमीटर रेडियस, यानी रेडियस की हमें वैल्यू गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस हमें गिवन है, तो एरिया भी गिवन होगा, और रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम। इसकी रेजिस्टिविटी भी हमें गिवन है 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो R इज इक्वल्स टू कितना होगा, रो एल अपॉन ए। यहाँ से हमें R पता है, रो पता है, ए पता है, एरिया कैसे निकालोगे, रेडियस हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द वोल्टेज एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। मान लो ये दो वोल्टेज हमें दे रखे हैं, सॉरी दो रेजिस्टर हमें गिवन है, और 10 वोल्ट और 20 वोल्ट इसमें दो रजिस्टर है, और इसमें हमें क्या करना है कि बताओ कितना कितना करंट इसमें दौड़ेगा। तो कितना कितना करंट इसमें दौड़ेगा, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन हमें वहां देखने को मिलेंगे कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट बता दो, वोल्टेज बता दो, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस हमें रीड करने पड़ेंगे वहां पर। तो चलिए, है ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करंट जो भी इसमें बनेगा, ऑब्वियस सी बात है उसको एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से R1 प्लस R2 हो जाएगी, राइट। R1 प्लस R2 हो जाएगी, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 30 ओम। जब R1 प्लस R2 30 ओम हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू कितना होता है, IR, यानी I इज इक्वल्स टू V बाई आर।
तो V की वैल्यू कितनी है बताओ, 60 डिवाइडेड बाई 30, यानी आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से इसका मतलब कितना करंट दौड़ गया इसमें से, 2 एम्पियर करंट यहाँ से दौड़ गया। तो हम, चूंकि मैंने अभी बताया था कि सीरीज में, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है ना, करंट सेम रहता है। और जब करंट सेम है तो R1 में कितना करंट होगा, तो करंट इन R1 में कितना करंट जाएगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगा, और करंट इन R2 में कितना जाएगा, वहां से भी 2 एम्पियर करंट ही जाएगा, राइट। ये बात समझ में आती है ना, हाँ, है ना। सीरीज में क्या रहते हैं, करंट सेम रहता है, और वोल्टेज किसमें सेम रहते हैं, पैरेलल में रहते हैं, राइट। अच्छा, दूसरे वाले में क्या होता है, वोल्टेज हमें निकालने हैं, वोल्टेज। पता वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V1 मान लो, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, इसमें बट जाएंगे, है ना, V1, और ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, राइट। V1 और V2, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 कितना होगा बताओ, V1 कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू IR। तो इसमें करंट कितना गया, 2 इंटू R कितना 10, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, यानी V1 की वैल्यू 20 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरीके से V2 की वैल्यू I इंटू R2 हो जाएगा, है ना। तो करंट कितना गया इसमें 2, और R2 की वैल्यू 20, यानी 40 वोल्ट हमारा। तो तुम देखो नेट वोल्टेज, तुम देखो नेट वोल्टेज 60 ही आया, और 60 वोल्ट हमारा नेट था। तो नेट जो है दो पार्ट में बट गया, V1 और V2, एक का 20 वोल्ट और एक का 60 वोल्ट, राइट। अगला एक क्वेश्चन है, इसमें करंट मान लो आई गया, और इसमें फिर से वही सब कहानी बतानी है कि वोल्टेज बताओ और करंट भी बता दो इसमें। तो ठीक है, वोल्टेज बता देंगे, तो करंट ऑब्वियस सी बात है, करंट जब इसमें जाएगा तो दो पार्ट में बटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों चीजें, ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हो, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे आर नेट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आर नेट पहले निकाल लो कि कितनी रुकावट पैदा हो रही है। तो R1 R2 हमने बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दो, अगर दो रजिस्टर है। 3 के लिए अप्लाई मत कर देना भाई साहब, पता चला है R1 R2 R3 कर दिया, है ना, अपॉन R1 प्लस R2 प्लस, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दो के लिए ही होता है, राइट, दो के लिए ही करना होता है। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300, सॉरी 150, 150 डिवाइडेड बाई 25, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 टाइम्स आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6 ओम आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं इस तरीके से ऐसे कर सकता हूँ, है ना, यानी ये 6 ओम का एक रजिस्टर है, और यहाँ पर 36 वोल्ट की एक बैटरी मैंने यहाँ ऐसे लगा रखी है, 36 वोल्ट की। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाई R। तो V की वैल्यू कितनी है बताओ, 36 डिवाइडेड बाई 6, का आंसर कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 6 एम्पियर करंट निकला होगा, और जब 6 एम्पियर करंट निकला होगा तो दो पार्ट में बट गया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी यहाँ पर, कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, सॉरी वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी 36 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 36 वोल्ट होगा, है ना। तो हम, अगर मुझे I1 निकालना है, I1 कितना होगा, मान लो ये I1 है और ये I2 है, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 बाई R1। तो V1 पहले वाले में वोल्टेज कितने, 36 डिवाइडेड बाई R1 कितना है, रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3.6 एम्पियर यहाँ पे करंट बहेगा। ऐसे I2 निकाल लो, तो V2 अपॉन R2 अगर हम कर देंगे तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, V2 कहाँ है इसमें, V2 फिर से 36 ही है, और अब की बार 15 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 3 जा 50, और सॉरी 3 से काट देंगे, 3 5 जा 50, राइट, और 3 5 जा 50, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 5 से फिर से काट देंगे, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर। अब तुम यहाँ से भी चेक करो, इन दोनों का मिला के सोचो, यहाँ से 6 एम्पियर चला होगा, तो ऊपर कितना गया 3.6 एम्पियर, और नीचे कितना आया 2.4 एम्पियर, तो दोनों का मिला के फिर से देखो 6 एम्पियर ही आ रहा है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से 100 बॉलें चली, तो यहाँ पे 60 चली गई, यहाँ पे 40 आ गई, लेकिन मिला जुला के बॉलें तो 100 ही रही ना। तो यहाँ से अगर मान लो करंट कितना आ रहा होगा, 2.4 एम्पियर नहीं, 3.6 एम्पियर, और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना चला होगा, यहाँ से कितना निकला होगा 2.6 2.4, तो मिलके कितना आया होगा 6 एम्पियर, और यहाँ पे भी कितना आ गया 6, और यहाँ से यहाँ पे मतलब 6 निकला, और 6 ही वापस आ गया। ऐसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए एक और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट हाउ वुड यू जॉइन थ्री रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम, राइट। तो यानी अब देखो तीन रजिस्टर है मेरे पास, है ना, हमारे पास कितने रजिस्टर है, तीन।
एक तो 9 ओम का, ऐसे करते करते 3 ओम है, 9 ओम, और एक और है 9 ओम का, राइट। तो अब इनको कैसे सेट करूँ मैं कि 13.5 ओम हो जाए मेरा रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या सोचा, लाओ पहला केस बनाता हूँ मैं। पहला केस मैंने क्या बनाया कि मैंने तीनों रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ के देख लिया, 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम जोड़ के देख लिया सीरीज में। और जब 9 ओम 9 ओम 9 ओम सीरीज में जोड़ के देखा तो यार ये तो 18 ओम आ गया, जो कि हमारा पॉसिबल बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। अब चेक करा कि यार अगर मान लो तीनों पैरेलल में हो जाए तो और मज़ा आ जाए। मैंने कहा चलो पैरेलल में लगा के देख लेते हैं। तो 9 ओम, ये कितना आ जाएगा 9 ओम, और ये भी कितना आ जाएगा 9 ओम। तो यानी कितना आ जाएगा बताओ, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, राइट, सॉरी, तो 3/9। तो आंसर कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ओम। तो यानी ये भी नहीं हो रहा है ना, तो यानी सॉरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये दोनों काम तो कर ही नहीं रहे हैं इसका मतलब। तो हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो अगर मुझे कुछ, तो मेरे दिमाग में एक नई चीज़ बैठ रही है। एक काम करते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, एक रेजिस्टेंस को मैं ऐसा ले लेता हूँ और 2 रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में जोड़ के देख लेता हूँ, क्या पता आ जाए, क्या पता ऐसे आ जाए, राइट। तो यहाँ से 9 ओम और यहाँ से भी 9 ओम। तो मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से R2 एंड R3 आर इन सीरीज, सॉरी पैरेलल, आर इन पैरेलल में ये। और अगर ये पैरेलल में है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, R डैश निकाल सकता हूँ, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है, राइट। तो यानी कितना आ जाएगा 9 इंटू 9 अपॉन 9 प्लस 9। तो यानी कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 18। तो यानी 9 से काट देंगे, 9 टू जाए 18 और 9 से काट देंगे 4.5। अरे वाह, बैठ रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ये जो R है और ये नया वाला जो है ये R और R डैश, R इन सीरीज, अब ये सीरीज में हो गए। और जब ये सीरीज में हो गए तो R नेट की वैल्यू अब मैं निकाल सकता हूँ। R नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 4.5 प्लस 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 प्लस 9, सॉरी 4.5 प्लस 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 यानी 13.5 ओम। यानी यही एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है जिससे कि रेजिस्टेंस 13.5 आता है, राइट है, ओके, राइट। चलो नेक्स्ट वन, अगली बार क्या कहना चाह रहा है, 6 ओम। अगर अब मुझे 6 ओम चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, 6 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, राइट। अब 6 ओम मुझे रेजिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, कैसे बनाएंगे भैया, ये कॉम्बिनेशन। अब एक कॉम्बिनेशन और बच रहा है, क्या पता है ऐसे आ जाए। मान लो मैं 2 रेजिस्टेंस अब मैं सीरीज में लगा दूँ, पहले पैरेलल में लगाया सीरीज में, और बाकी का एक बचा कुछ पैरेलल में लगा के देख लिया, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 ओम और यहाँ से भी 9 ओम। अब ये ऊपर का बचाओ, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो यानी ये मान लूँगा R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। तो R1 और R2 सीरीज में है, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में हो गए। और अगर ये सीरीज में हो गए तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 9 9 18 ओम, राइट। और 9 और 9 18 ओम हो गए। तो अगर मैं 1/R नेट निकालना चाहूँ, 1/R नेट कितना आ जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R3। तो 1/R नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ऐसे कर लो, 2 रेजिस्टेंस हो गए ना एक तरीके से। तो R नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R डैश इंटू R3 यानी 18 इंटू 9/18 प्लस 9, राइट। तो 18 इंटू 9 कितने हो गए, 18 इंटू 9 कितना हो गया बताओ, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9 कितने हो गए 27। तो 162 डिवाइडेड बाई 27 कितना बनता है, 6 आता है। और जब ये 6 आता है तो ये काट देंगे हम, तो 6 ओम आ गया। तो इसका मतलब हम 3 रेजिस्टेंस को पहले तो 2 पैरेलल में, उसके साथ एक सीरीज में मिला के बनाएंगे, और फिर उसके बाद दोनों सीरीज में, उसके साथ वो तीसरा वाला जो उसके साथ हम पैरेलल में कनेक्ट करके ऐसे कॉम्बिनेशन बना के लगाएंगे, राइट। चलो अगली चीज़ क्या हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि जितना कोई भी अप्लायंसेस जितना हमारा वर्क करेगी, है ना, कि 1 सेकंड में काम कर मैंने क्या बोला, 1 सेकंड में जितना कोई अप्लायंसेस हमारा वर्क करे मतलब क्या, वर्क करने का मतलब क्या है, जितनी एनर्जी वो रिलीज कर दे, है ना, जितनी एनर्जी अगर वो रिलीज कर देगी 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी, है ना, रिलीज कर देगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका पावर बोलेंगे। तो पावर को कैसे हमने डिफाइन किया था, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी बताओ, व्हाट इज इट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है इसकी वॉट,
राइट। और ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, वॉट, राइट है। ऐसा यूनिट इसकी सॉरी, ऐसा यूनिट इसकी वॉट होती है, ओके, है ना। अगर मैं तुमसे कहता हूँ ये 200 वाट का बल्ब है, अगर मैंने तुमसे कहा कि ये 200 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी को रिलीज करता है, 200 जूल एनर्जी रिलीज कर देता है। अच्छा, अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, बताओ, अदर यूनिट्स क्या क्या होती हैं, अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, व्हाट इज अदर यूनिट्स, वो हो सकती हैं 1 किलोवाट, है ना। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितना होता है, 10⁻³ वॉट होता है, यानी 1000 वॉट होता है, यानी और क्या होता है, एक हॉर्स पावर भी होता है ना। पावर की यूनिट क्या होती है, एक हॉर्स पावर वो होती है 746 वॉट, 746 वॉट के बराबर होती है। और क्या क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है। वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है इसमें, करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, तो वी पावर बराबर वी इंटू आई, है ना। चार्जर पे तो मैं कभी देखो, अपने चार्जर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है, 220 वोल्ट, है ना, है ना। जैसे हम कहते हैं कि ना मेरे पास 120 वॉट का चार्जर है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या लिखी रहती है, वी रेटेड लिखा रहता है, और उस पर करंट आई रेटेड लिखा रहता है। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 वॉट निकल के आएगा वहाँ पर। इसका मतलब क्या है, वो चार्जर जो है 120 वॉट पे चार्ज करता है, राइट। पावर बराबर क्या होता है, और क्या बताया था, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर आर क्या होता है, आई क्या है इसमें, करंट है, आई क्या है इसमें, करंट है, और आर क्या है इसमें, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तभी सुइटेबल होता है जब हमारा सर्किट किस में हो, सीरीज में हो, क्योंकि वहाँ पर करंट सेम रहता है, और जब करंट सेम रहता है तो ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर बताओ वोल्टेज सेम रहते हैं, तो वोल्टेज सेम रहेंगे तो वी क्या है इसमें, वोल्टेज होते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा वी कह सकते हैं, और आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। यानी जो भी सर्किट्स अगर सीरीज पैरेलल में होते हैं, अगर ये सब पैरेलल में हो, अगर ये सब पैरेलल में हो तो ही हम ये वाले फॉर्मूले हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, राइट। अगली चीज़ क्या बताई थी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मान लो इसमें देखो, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये गर्म हो रहा है, और जब ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो है ना, तो जूल्स लॉ है, और इसको क्या बोलते हैं, जूल। ये किसने दिया है, जूल ने दिया है ना, ये जूल ने दिया। तो जूल क्या कहते हैं, किसी भी अगर हाई रेजिस्टिव डिवाइस में अगर तुम करंट फ्लो करवाते हो, हाईली रेजिस्टिव डिवाइस, और ये कैसा, हाईली रेजिस्टिव है, ये हाईली रेजिस्टिव। हाईली रेजिस्टिव का मतलब क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब वो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ्लो करवा रहे हैं। तो फिर भी अगर हम फ्लो करवाते हैं तो उसमें से क्या होता है, वो जो रेजिस्टिव वायर है या हाईली रेजिस्टिव डिवाइस है, वो क्या कर जाता है, हीट होने लग जाता है, बिकम हीट, है ना। जब ये बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाता है तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, किसकी वजह से, करंट की वजह से। और जब ये जो हीटिंग इफेक्ट आया करंट की वजह से, इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे, व्हेन एन करंट फ्लोइंग थ्रू ए हाई रेजिस्टिव डिवाइस इट बिकम स्टार्ट हीटिंग, है ना। ये क्या करने लग जाता है, हीटिंग करने लग जाता है, और इसी हीटिंग को ही क्या बोला जाता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज, या दिस प्रोसेस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को और क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है इसे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस है जो हाईली रेजिस्टिव है, पहला टंगस्टन, है ना, टंगस्टन। टंगस्टन गलत मैंने लिख दी स्पेलिंग, दोबारा लिख लेते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन का वायर, टंगस्टन के वायर में ऐसा अगर हम क्या देखो, इसमें से देखो, ये देखो, अगर मान लो ये टंगस्टन का वायर है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये देखो गर्म हो जाता है, और जब ये गर्म हो जाता है तो यहाँ से हमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। अच्छा, और कौन कौन सी एनर्जीज निकलती है, तो हीट निकलती है और लाइट भी निकलती है, राइट। लाइट एनर्जी हम बाद में पढ़ लेंगे। दूसरी चीज, दूसरा कौन सा है बताओ, दूसरा और कौन सा है इसमें, नाइक्रोम का वायर, है ना, नाइक्रोम का वायर। जैसे हीटर जो होते हैं हमारे, हीटर जो होते हैं ना, हीटर वाले, पहले हीटर जो आते थे इस टाइप से, यहाँ टेढ़े मेढ़े यूँ घूम घाम के, और यहाँ पे ऐसे एलिमेंट सा लगा रहता था, यूँ ऐसे एलिमेंट यूँ बना रहता था ऐसे इस टाइप से। तो वो उसके तार जो है किससे मिलके बने होते हैं, नाइक्रोम से मिलके बने होते हैं, है ना। नाइक्रोम एक एलॉय है, इस एलॉय से मिलके बने आते हैं, ठीक है। ये नाइक्रोम का तार है, ये नाइक्रोम का तार होता है, ये नाइक्रोम का तार है, और ये भी हाईली रेजिस्टिव डिवाइस होता है, हाईली रेजिस्टिव वायर है। यानी अगर मैं इसमें करंट फ्लो करवाता हूँ, अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं,
अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो ये क्या बढ़ जाता है, हीट कर जाता है, गर्मी गर्मी देने लगता है। और जब ये गर्मी देने लगेगा तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, या इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। अच्छा, हीट ये होगी कितनी, हीट डिपेंड करती है, हीट डिपेंड करती है करंट पर। भैया कितना तुमने करंट फ्लो करवाया है, जितना ज़्यादा तुम करंट फ्लो करवाओगे उतनी ज़्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, जितना ज़्यादा हीट रेजिस्टिव होगा, जितना ज़्यादा करंट तुम हाईली रेजिस्टिव डिवाइस में फ्लो करवाओगे, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का, उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। और जितने समय के लिए तुम करंट फ्लो कराओगे, मान लो, है ना, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक डिवाइस है, इसमें सबसे पहले 2 सेकंड के लिए फ्लो कराया, फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए फ्लो करा दिया। तो बताओ कब जब हीट प्रोड्यूस कब ज़्यादा होगी, जब हम करंट को 5 मिनट तक फ्लो कराते रहेंगे, तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हीट कैसे निकालने का तरीका, I²R×T, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, अगर ये एनर्जी है तो इसका मतलब इसकी जूल ही इसकी एनर्जी होगी, राइट। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, H बराबर क्या होता है, V²/R×T, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। अगर दो चीज़ें किस में लगाई हो, पैरेलल में लगाई हो, तो H बराबर V²/R×T। और हीट निकालने का एक और तरीका V×I×T, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो कैसा भी तुम निकाल सकते हो, बस करना क्या होता है, पावर का किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हीटिंग क्या होती है, पावर इंटू टाइम, राइट। चलो ये क्वेश्चन है, ये और जल्दी निपटा लेते हैं और करते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसका इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका इसका रेजिस्टेंस कितना है, देखो तो 2019 में आया 5 नंबर का, ये कितना है भाई, 20 ओम है। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम, यानी 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है। एंड कंडक्टर ऑफ बैटरी ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, और इसका एक रेजिस्टेंस है, इसका बैटरी 4 ओम है, इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नेट की वैल्यू हो जाएगी इसका 20 ओम और इसका 4 ओम, यानी 24 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का, राइट। क्योंकि 20 ओम इलेक्ट्रिक लैंप का है, 20 ओम इलेक्ट्रिक लैंप का है, और 4 ओम जो है इस कंडक्टर का है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और जब दोनों ऑब्जेक्ट सीरीज में लगे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, R1+R2 हो जाएगा। और जब R1+R2 हो जाएगा तो बस यू नो एवरीथिंग, राइट। जस्ट अ मिनट। द करंट थ्रू द सर्किट में करंट कितना जाएगा, तो I = V/R होगा। तो I की वैल्यू कितनी है, करंट कितना गया है, करंट करंट तो हमें निकालना है, वोल्टेज कितने हैं, 6/24, तो 6 × 6, 6 × 4 = 24, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 एम्पियर, राइट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर, बताओ इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो मान लो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया। तो V1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, I1 × R1। तो I1 की वैल्यू, इसमें करंट कितना जा रहा है, 1/4 जा रहा है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, राइट। ऐसे अगर मैं वोल्टेज 2 निकालूंगा तो I2 × R2 हो जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी है, करंट कितना जा रहा है, 1/4 ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस इस सीरीज, दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, यानी कितना आ जाएगा, 4 5 20, यानी 5 ओम, यानी 5 वोल्ट, सॉरी। तो मैं देखो तभी 6 वोल्ट क्या हो गया, ऐसे बट गया, राइट। पावर ऑफ द लैंप, पावर कैसे निकालेंगे, पावर होता है, बताओ V × I, ऐसा भी निकाल सकते हो। पावर क्या होगा, वी वोल्टेज कितने आए इस पर, वोल्टेज 5 वोल्ट आए, और करंट कितना चला, 1/4, तो पावर कितनी हो जाएगी, 5/4, यानी कितनी हो जाएगी, ये 4 × 1 = 4, बच गया 1, यानी 5/4 वोल्ट हो जाएगी। ऐसे कर सकते हो इसको, तो पॉइंट में भी ले सकते हो, इज नॉट अ बिग इशू, राइट। तो इसी तरीके से हमारा ये छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट में खत्म होता है।